नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय पीसीएस में। आज के लेक्चर में हम लोग अकबर को काफ़ी विस्तार से समझ रहे होंगे। अकबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर के और उसके मृत्यु तक की चर्चा और उसके कार्यों की चर्चा हम लोग विस्तार से कर रहे होंगे। अकबर को इतिहास में महान कहा जाता है। इस महानता का कारण क्या था, इन सब बातों को मिलाकर के एक निष्कर्ष निकालेंगे। क्या वास्तव में अकबर एक महान शासक था? कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं कि अकबर को महान क्यों कहा जाता है या अकबर महान क्यों था। तो दूसरा, अकबर को महान कहने के पीछे कई बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अकबर के पीछे काला धब्बा ये भी लगा हुआ है कि अकबर के शासनकाल में अच्छे काम किए उसने बहुत सारे, ठीक है, लेकिन महिलाओं के द्वारा जो जौहर किया गया था सबसे ज़्यादा अकबर के काल में होगा। तो राजपूतों के मामले में जब उसने राजपूतों को नियंत्रित करने का काम किया तो उस दौरान महिलाओं ने सामूहिक जौहर की बात की या बहुत ज़्यादा जौहर किए, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं की हत्याएं हुई। तो ये अपने आप में अकबर की महानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कौन सी मजबूरी रही या कौन से तरीके रहे, इन सब बातों को मिलाकर के हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या वास्तव में अकबर को महान कहा जा सकता है? चलिए, अकबर के जीवन काल को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे अकबर का जो टाइम रहा है 1542 से लेकर के और 1605, ये अकबर का टाइम है। हम लोग अकबर को 3-4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले इसका प्रारंभिक जीवन हम लोग पढ़ेंगे, और फिर अकबर जब शासक बनता है तो शासक बनने के दौरान उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, इन कार्यों की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और ये अकबर के कार्य ही हमको ये बतलाएंगे कि अकबर की महानता कैसे दर्शा रही है। दूसरी बात, अकबर की कुछ विजय का उल्लेख करेंगे हम, जो अकबर ने क्रम से कई सारे क्षेत्रों को जीता था। और अंतिम रूप से हम निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि क्या अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए या फिर अकबर के बाद जो मुगल सल्तनत में प्रभाव रहा, अकबर ने अपने कार्यों के माध्यम से जो छाप छोड़ी थी, इसकी एक थोड़ी सी झलक अगर बताऊं आपको, तो 1857 की क्रांति। अकबर ने अपने कार्यों के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के साथ वो माहौल बनाया भारत में जिसका प्रभाव हमें 1857 की क्रांति में नजर आ रहा है। आप देखेंगे 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो 10,000 सिपाहियों ने विद्रोह किया था। उसमें 7,000 संख्या लगभग हिंदुओं के थी, 3,000 मुसलमान थे। उस समय ये 10,000 सिपाही हिंदू मुसलमान हैं, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और ये वो लोग हैं जो दोबारा दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में जाकर के पुनः मुगल बादशाह को अपना राजा बनाने की बात कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह हैं और उनको पुनः शासक बनाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अकबर ने अपने कार्यों के माध्यम से भारत में वो माहौल बनाया, ऐसी व्यवस्था की जो हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं ऐसा घर कर गया था कि मुगल अपने हैं। दूसरी बात आप देखिए, जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की दोबारा शासक बनने की बात हो रही है तो ब्रिटिश अधिकारियों ने मुगल बादशाह के उत्तराधिकारियों को सबका कत्ल कर दिया। अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर मुगल बादशाह जिंदा रहता है तो ये भारत के लोग पुनः सत्ता बनाने की बात करेंगे
और ये जो 10,000 सिपाही थे ये कह भी रहे थे कि हमको अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं है, मुगलों की सत्ता स्वीकार है। बहादुर शाह जफर के सामने सिपाहियों के स्टेटमेंट थे कि हम आपको अपना बादशाह मानते हैं, 300 वर्षों से आपको अपना राजा मान रहे हैं और आप ही हमारे राजा हैं, हम अंग्रेजों को अपना राजा कभी नहीं मानेंगे। तो अंग्रेजों को लग रहा था कि ये जो हिंदू और मुसलमान सब मिलकर के मुगल बादशाह को राजा मान रहे हैं, तो मुगलों का जिंदा रहना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए आप देखिए, मुगल बादशाह की हत्या नहीं की अंग्रेजों ने, उसके उत्तराधिकारियों की हत्या की और उसको भारत से ट्रांसफर करके रंगून भेज दिया गया। तो ये जो अंग्रेजों के अंदर जो डर था, जो भय था, या जो भारतीयों की जो मुगलों से जो लगाव था, ये सब अकबर के द्वारा जो प्रभाव छोड़ा गया था, उस सब का प्रभाव था। तो अकबर ने ऐसे काम किए। दूसरा सवाल ये रहता है हमारे पास कभी कभार कि क्या हम मुगलों को विदेशी कह सकते हैं? इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, क्या मुगल विदेशी थे? तो आप अकबर के कार्यों को आधार बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अकबर ने जैसे जैसे कुछ काम किए, हम आगे जिक्र करेंगे। दास प्रथा जो वैदिक काल से लगातार भारत में चली आ रही थी, अकबर ने समाप्त कर दी। जजिया टैक्स जो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, समाप्त कर दिया। हिंदुओं में बहुविवाह करने की प्रथा थी, प्रतिबंध लगा दिया। और बच्चों के विवाह की आयु फिक्स कर दी। तो भारत के हिंदुओं को लग रहा था कि ये बंधा अपना है। दूसरा देखिए, राजपूतों के साथ ऐसा तालमेल बनाया कि एक राजपूत को दूसरे राजपूत के सामने खड़ा कर दिया। अगर अकबर राजपूतों के साथ विवाह नीति नहीं अपनाता तो गारंटी थी कि जिस तरीके से मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा, अकबर को भी भारत से बाहर जाना पड़ता। अकबर को जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, एक कांटों की सेज प्राप्त हुई थी। शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर करके ये सिद्ध कर दिया था कि भारत से किसी भी विदेशी को बाहर किया जा सकता है। इधर राजपूत, हमने पूर्व मध्यकाल से आपको बताया कि 6वीं शताब्दी से ही राजपूतों का विद्रोह हमेशा रहा। उधर बंगाल कभी भी कंट्रोल में नहीं आया, दिल्ली सल्तनत तो हमेशा विद्रोह करता रहा। ऊपर सिखों का मामला डेवलपमेंट हो रहा था और आगरा और मथुरा के बीच में जाट समुदाय विकसित हो रहा था। तो ये जो माहौल थे विद्रोह वाले, इन सबके साथ अकबर में ऐसा तालमेल बनाया कि हिंदुओं के दिल में जगह बना दी। चाहे वो धर्म की बात हो, राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह करके अकबर ने, जहां मुगल सल्तनत में हिंदुओं की रीत रिवाजों से घृणा की जाती थी, वहां मुगल राजकुमारियों को उनके हिसाब से कपड़े पहनने की अनुमति, उनको पूजा करने की अनुमति। जब जोधा के साथ विवाह किया तो उनके साथ बहुत सारी गायों का टोला आगरा के लाल किले में भेजा गया, उनको अपने मंदिर बनाने की अनुमति दी गई। दिल्ली सल्तनत में कुछ लोगों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध किए तो एक बार विवाह करने के बाद वो वापस लौट करके नहीं आए, लेकिन अकबर ने जिन राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए उन महिलाओं को पूरी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की आजादी दी। इसी वजह से अकबर के खिलाफ बहुत सारे मौलवियों ने फतवा जारी किए, लेकिन अकबर अपने रास्ते से डिगा नहीं। दूसरा काम, सिखों के साथ, सिखों के गुरु हैं रामदास, 500 बीघा जमीन दान में दे दी जाकर के। मुद्दा जमीन का नहीं था, मुद्दा था तालमेल बनाने का। तो हमने कहा कि भाई जो हिंदू हो, राजपूत हो या फिर सिख हो, तो अकबर ने सभी के साथ तालमेल बनाने का काम किया। इन्हीं बातों को हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे। और जहां कह रहे हैं कि अकबर को महान क्यों कहा जा रहा है,
या फिर मुगल विदेशी थे? इन सारे प्रश्नों के जवाब हम निष्कर्ष रूप में दे रहे होंगे। तो हम इसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण डाटा है। हम जानते हैं कि 1540 में, अगर और थोड़ा पीछे जाएं, तो राणा सांगा और दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया। बाबर भारत में आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और अंतिम घाघरा का युद्ध। इन 4 युद्धों के माध्यम से बाबर ने भारतीय शासकों को पराजित किया, भारत में सत्ता स्थापित की। लेकिन बाबर ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जब चंदेरी का युद्ध हो रहा है, तो चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी, बंगाल के एक अफगान शासक है, उसने बाबर की तरफ से युद्ध किया था और उस युद्ध के दौरान उसने जितवा भी दिया था। उस दौरान उसने कहा था कि अगर मेरा भाग्य ने साथ दिया तो मैं मुगलों को बाहर निकालूंगा भारत से। काम किया भी। जब हुमायूं का बैटल ऑफ चौसा 1539 और 1540 में कन्नौज का युद्ध हो रहा है, तो हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ और पराजित होकर के ईरान के शासक तहमास के यहाँ शरण ले रहा है। तो इसी समय हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम, जो एक ईरानी महिला थी, उनसे विवाह किया है और उन्हीं हमीदा बानो बेगम को राजपूत शाह राजा, राजस्थान में राजा वीर शाह, उनके यहाँ छोड़ा है। और जो वीर साल है, जगह है अमरकोट। तो हम जब अकबर के जन्म की बात कर रहे हैं, तो अकबर का जो जन्म हो रहा है अक्टूबर 1542, और ये जन्म जो हो रहा है राजस्थान में, जगह है अमरकोट, और वहां शासक हैं राजा वीर शाह, राजा वीर शाह और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, जो हमने अभी बताया कि ईरान में जाकर के हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था 1541 में, और उसी दौरान हमीदा बानो बेगम प्रेग्नेंट हुई। तो अकबर ने हमीदा बानो बेगम को राजस्थान के अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, क्योंकि इस दौरान हुमायूं का भाइयों के साथ झगड़ा चल रहा था। हमने अभी बैटल ऑफ चौसा की बात की, कन्नौज के युद्ध की बात की। इस युद्ध में हुमायूं ने अपने भाइयों की सहायता मांगी थी, तो उन्होंने सहायता देने से इनकार कर दिया था। तो हुमायूं के भाइयों के साथ मामला खराब था। उधर जो ईरान का शासक था तहमास, वो भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस समय हुमायूं की जो मदद की थी वो एक राजपूत राजा ने की, और हुमायूं ने अपने भाई पर भरोसा नहीं किया, तहमास के शासक पर भरोसा नहीं किया, लेकिन राजा वीर साल पर भरोसा कर लिया और अपनी पत्नी और कुछ हरम की महिलाओं को राजस्थान के राजपूत के यहाँ छोड़ गया था। और अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ, और इस समय हुमायूं फिर दोबारा अपनी वाइफ को छोड़ करके चला गया था 1541 में ही। दूसरी बार जब हुमायूं भारत वापस आया है, तो सबसे पहले अपने भाइयों को सबक सिखाने के लिए 1545 ईडी में, जब 1545 में दरअसल हुमायूं के जो भाई थे अस्करी और हिंदाल, इन दोनों को इस बच्चे की जानकारी हो गई थी कि हुमायूं को कोई बच्चा हुआ है राजस्थान में। तो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, तो हुमायूं ने उसको बचाने की कोशिश की। ये बच्चा मात्र 3 साल का था, तो वो हिंदाल के हाथ में आ गया था। हुमायूं और दोनों भाइयों के बीच युद्ध हो रहा है। जब हुमायूं की तोपें हिंदाल के किले पर आग बरसा रही थी, दीवार टूटने वाली थी, उसी दौरान हिंदाल ने इस बच्चे को उल्टा लटका दिया था किले के दीवार पर, और हुमायूं से कहा था कि इस बच्चे की जान बख्शनी है तो तोपों को पीछे हटाओ। तो इस, जैसे हमने कहा अकबर महान था, तो 3 साल की एज में अकबर मरने से बचा था, उल्टा लटका दिया था
तोहफे बंद कर दी गई, तोहफे वापस पीछे ले ली गई, फिर भी हिंदाल ने उस बच्चे को छोड़ दिया था। तो आप एक महिला का नाम सुनते हैं जिन्होंने अकबर का लालन पालन किया था। महाअनगा। महाअनगा का रोल अकबर के समय में बहुत ज्यादा रहा है। अकबर की धाई मां थी, तो महाअनगा ने अकबर को कैच कर लिया था, तो अकबर पहली बार मरने से बचा। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1545 में जब अकबर 3 साल का हो गया है, तो पहली बार हुमायूं की मुलाकात हुई थी बच्चे से, और इस मुलाकात में भी अकबर को हुमायूं को युद्ध करते हुए पाया गया। हमीदा बानो बेगम जिनसे बच्चा पैदा हुआ है, और जो भी हमने महिला का नाम बताया था महाअनगा, इन्होंने अकबर का पालन पोषण किया। 3 साल की अवस्था में अकबर को आगरा राजस्थान से वापस ईरान की तरफ ले जाया गया और वहीं इसकी पढ़ाई लिखाई की गई। इस समय हुमायूं की मुलाकात एक बैरम खां नाम के व्यक्ति से हुई थी। तो बैरम खां हुमायूं का संरक्षक बनता है। तो बैरम खां और मां अनगा का रोल अकबर के जीवन में सबसे ज्यादा रहा। बैरम खां, बैरम खां का नाम मशहूर है, आगे यूज करेंगे हम लोग, समझेंगे। तो बैरम खां अकबर का संरक्षक बनता, गार्जियन बनता है। मां अनगा ने पालन पोषण किया है। हुमायूं का अकबर के जीवन में ज्यादा रोल रहा नहीं। हमीदा बानो बेगम, क्योंकि ये युद्ध का दौर चल रहा था, तो हम सबको एक दूसरी जगह भागना पड़ा युद्ध के मामले में, तो कोई कभी साथ रह नहीं पाया। तो हम कहें अकबर का जो बचपन का जीवन था बड़ा कष्टदायी रहा। बैरम खां के पास और मां अनगा के साथ इसका भी जीवन ज्यादा गुजरा है, माता पिता के साथ बहुत कम। चलिए आगे की बात करते हैं। जब 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध है, और 1555 में ही सर ए हिंद का युद्ध, ये दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों में हो रहा है, के उत्तराधिकारी। हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी की 1545 में डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके जो बेटे थे उन्होंने शासन किया है, और इसी का फायदा उठाकर के हुमायूं वापस आया था, और हुमायूं ने इस युद्ध के माध्यम से शेरशाह के उत्तराधिकारियों को समाप्त कर दिया और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था। लेकिन हुमायूं ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया, और 1556 में, ये जनवरी है, जनवरी 1556 में हुमायूं की दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है। तो ब्रिटिश इतिहासकार लैनपुन ने, उन्होंने हुमायूं के बारे में कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। लड़खड़ाने की बात का मतलब यह है कि वो जीवन भर संघर्ष करता रहा। आप देख रहे हैं कि 1530 में जब शासक बना था, तो उससे ही उसके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहे थे, और ये संघर्ष उसके जीवन में कभी खत्म नहीं हुए। दूसरी बात देखेंगे, जब जनवरी में हुमायूं की मृत्यु हो रही है, तो अकबर की एज मात्र 13 साल है, और अकबर इस समय पंजाब के कालानौर में है। पंजाब में एक जगह थी कालानौर, उस जगह पर था। बैरम खां के साथ एक युद्ध अभियान पे गया हुआ है। मात्र 13 साल का बच्चा युद्ध अभियान पे गया है। ये भारत के इतिहास में मैं अगर कई सारे शासकों का जिक्र करूं या करता रहा हूं, तो अकबर पहला शासक है जो इतनी कम उम्र में शासक बनेगा। 13 साल कोई एज नहीं होती है, नाम मात्र की एज होती है। दौरान बच्चे बिल्कुल नादान होते हैं। तो जब हुमायूं की डेथ हो रही है इस समय पंजाब के कालानौर में, डेट ध्यान रखेंगे 1556 में, जगह है पंजाब, कलानौर या कालानौर, जहां
ये मार्च की बात, मार्च 1556 में अकबर का राज जब शेख हो रहा है, अकबर को राजा बनाया जा रहा है। उस समय अकबर की जो एज है मात्र 13 वर्ष, कहीं कहीं 12 वर्ष मिलती है, कहीं 13 वर्ष मिलती है, 13 वर्ष ज्यादा ठीक है। डेथ के बाद यह था कि कोई ना कोई शासक बनना चाहिए, उत्तराधिकारी होना चाहिए। जब शासक बना तो जो इनके साथ जो मंत्रिमंडल था उसमें दो विचारधारा के लोग थे। एक लोग कह रहा था कि भाई देखिए, जब जैसे डेथ हुई हुमायूं की, तो आप देखें कम से कम 2 महीने का गैप कर दिया गया बीच में, मार्च के महीने में राजअभिषेक हो रहा है। हुमायूं की मृत्यु की खबर पूरे भारत में फैल गई थी। तो ग्वालियर के एक शासक था जिसका नाम था हेमू। उसने ग्वालियर से आके सीधा आगरा पर कब्जा किया। आगरा का जो मनसबदार था वो भाग करके दिल्ली पहुंचा, हेमू उसके पीछे पीछे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के जो मनसबदार था वो सीधा भाग करके काबुल चला गया। तो उस हेमू ने इस 2 महीने के अंतराल में आगरा और दिल्ली, इन दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। और इस समय अकबर पंजाब में है। तो पंजाब में जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब वो अकबर को दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ये सलाह दे रहे थे कि अकबर को वापस काबुल चले जाना चाहिए जहां बाबर का स्थान था। अब भारत में सत्ता स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, गौर करने वाली बात है कि 13 साल का बच्चा अभी केवल दोनों जो मीटिंग हो रही है सबके मुंह तक देख रहा है, स्वयं को डिसीजन लेने के मामले में नहीं है। तो और जो अकबर का बेसरक्षक था बैरम खां, इसका डिसीजन ये था कि चाहे मुगलों का अंतिम सिपाही अगर मारा जाएगा ना, तब भी हम कोशिश करेंगे भारत की सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो हुमायूं के बारे में हम इतिहास में केवल इतना पढ़ते हैं कि उसने दोबारा सत्ता स्थापित की थी, लेकिन कंडीशन को समझिए। हुमायूं की डेथ हुई है, उस समय हेमू नाम के व्यक्ति ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर से लेकर के, ग्वालियर बंगाल में एरिया कंट्रोल कर रहा था, आगरा और दिल्ली तक। उस समय अकबर पंजाब में है और वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग से वो डर रहे थे कि हमको वापस चला चले जाना चाहिए काबुल, लेकिन बैरम खां का विचार ये था कि हमको दिल्ली जाकर के पुनः युद्ध करना चाहिए। तो एक बार इस 13 साल के बच्चे से ये बात पूछी गई थी कि क्या किया जाए, क्योंकि राजा तो यही था, शासक तो यही है। तो इसने बैरम खां के विचारधारा को सहमति दी। समझिए विचार, 13 साल के बच्चे के हौसलों को। और उस अफवाह में कि पिताजी की डेथ हो गई है, पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया, और वो 13 साल का बच्चा युद्ध करने की बात कह रहा है और दोबारा सत्ता स्थापित करने की बात कर रहा है। तो फिर जब अकबर ने अनुमति दे दी तो बैरम खां को पूरा रास्ता मिल गया। और ये जो परम विचार जो निकल के आया कि अब हम दिल्ली पर दोबारा कब्जा करेंगे, इस विचारधारा में बैरम खां ने अकबर के एक मंत्री की हत्या भी कर दी थी। वो मंत्री तो ये कह रहा था कि हम लोग काबुल चलते हैं, तो बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी कि ऐसी विचारधारा कोई और न फैलाए। और फिर सहमति बना करके सब लोग अकबर के साथ पानीपत के मैदान में आते हैं। डेट है नवंबर 1556 की, जहां सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये बाबर के जीवन का पहला युद्ध है। 13 साल का बच्चा, हमने बात पंजाब के कालानौर के आक्रमण की, वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा था, वहां एक अभियान पे गया हुआ था, आक्रमण करने गया था। लेकिन पानीपत के मैदान में एक भारत का बड़ा शासक जो ग्वालियर आगरा दिल्ली जीत करके आया हुआ है, और जिस पानीपत की बात कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली के बीच का क्षेत्र है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला हम पढ़ चुके हैं, बाबर के साथ हुआ है और इब्राहिम लोदी के बीच में। डेट है नवंबर 1556, द्वितीय
पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन कौन है? तो हम अकबर का नाम लिखते हैं क्योंकि राजा वही है, और हेमू अकबर के साथ हम ऐड कर देते हैं बैरम खां को, क्योंकि लीड यही कर रहा है, बैरम खां। तो अब देखिए, ये हेमू जो शासक था ग्वालियर से आया था, इसके साथ एक बड़ी सेना ग्वालियर से थी, आगरा के क्षेत्र पर कब्जा किया, राजपूतों ने समर्थन कर दिया, दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली की कुछ सेना इसके साथ हो जाती है। तो हेमू के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। युद्ध से पहले ये आशंका की जा रही थी कि इस युद्ध में अकबर की हार निश्चित है। क्यों? क्योंकि पंजाब से इनको कोई ज्यादा संसाधन नहीं मिले थे, और जब हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था तो आधी से ज्यादा मुगल सेना लाहौर और ये काबुल की तरफ भाग गई थी। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ। अब जब हम कह रहे हैं अकबर की महानता, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि पानीपत, हालांकि हम जानते हैं कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अकबर के भाग्य की जीत थी। हुआ क्या था कि अकबर की सेना पूरी तरीके से पराजित हो चुकी थी, इसमें सेना में भगदड़ मच चुकी थी पूरी तरीके से। संयोग से हुआ क्या कि हेमू की आंख में तीर लग जाता, और जैसे ही तीर लगा तो हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरा तो पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसी बीच में मुगलों की एक टुकड़ी ने जाकर के हेमू के गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। तो जो युद्ध अकबर हारने वाला था, वो युद्ध मुगलों के पक्ष में चला गया, अकबर के पक्ष में चला गया। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि अकबर की जीत नहीं थी, ये अकबर के भाग्य की जीत थी। अकबर ने ये युद्ध हार करके भी जीत लिया। अब या तो उसकी महानता का रीजन रहा हो, या उसकी किस्मत का साथ रहा हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये पानीपत का युद्ध ने ये निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। कल्पना करिए, अगर इस युद्ध में अकबर की हार हो जाती तो अकबर को वापस जाना पड़ता, और अकबर 13 साल का बच्चा है। ये हुमायूं कितना शक्तिशाली नहीं था कि दोबारा सत्ता स्थापित कर पाता, लेकिन किस्मत ने यहां पर साथ दिया। और हम जानते हैं किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो खुद संघर्ष करने की बात करते हैं। परिणाम आपके सामने, हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू नीचे गिर गया, सेना में भगदड़ मची। इसी बीच में उसके गोला बारूद पर कब्जा कर लिया गया और युद्ध मुगलों के पक्ष में चला गया। और उसके बाद हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये हेमू का सिर कलम अकबर के हाथों से कराया गया बैरम खां ने। अकबर के जीवन काल का पहला मर्डर था। छोटा बच्चा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मर्डर कर दिया था। तो फिर बात दिल्ली की आती है। जब हेमू की डेथ हो गई तो फिर मुगलों के हाथ में दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और बंगाल सारे क्षेत्र पुनः कब्जे में आ जाते हैं। अगर हम पानीपत के युद्ध को जीतने का निर्णय, या हम जीतने का श्रेय अगर किसी को देना चाहें, या हम कहें कि मुगलों की दोबारा सत्ता स्थापित हो रही है भारत में, दोबारा नहीं तीसरी बार कहें, तो ये श्रेय हम बैरम खां को देंगे। हालांकि 13 साल का बच्चा इसलिए डिसीजन ले पा रहा था क्योंकि बैरम खां उसके साथ था। अगर बैरम खां, आप कल्पना करिए कि बैरम खां ये कह देता कि नहीं चलो काबुल चलते लौट करके हम, तो अकबर फिर वहां कुछ कह नहीं पाता और भारत में मुगल सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। तो बैरम खां, और आप समझिए बैरम खां के साथ आगे चल के ऐसा हुआ कि जिस मुगल सल्तनत की बैरम खां ने सेवा की, बैरम खां के बारे में बताना चाहूंगा कि बैटल ऑफ कन्नौज है और जो बैटल ऑफ चौसा है, दोनों युद्धों में हुमायूं की इस बैरम खां ने हेल्प की थी। और ईरान जब हुमायूं की जो यात्रा रही 15 साल की, उसमें बैरम खां इसके साथ रहा। अकबर का जब जन्म हो गया तो अकबर के साथ रहा। पानीपत के युद्ध में अकबर का साथ दिया। 1500
61 में अकबर के और बैरम खां के बीच थोड़े से तनाव आ जाते हैं। तनाव क्यों आ गए थे हम चर्चा करेंगे। और बैरम खां को मुगल सल्तनत छोड़कर के जाना पड़ा। बैरम खां ने इस मुगल सल्तनत की सेवा के लिए बहुत से सारे अफगानों से, जैसे हम कन्नौज के युद्ध की बात करें तो उसमें शेरशाह सूरी से युद्ध हो रहे थे, मच्छीवाड़ा का युद्ध और जो सरे हिंद का युद्ध हुआ अफगानों से हो रहे थे। तो मुगलों में अगर भारत में किसी की दुश्मनी थी तो वो बैरम खां से थी, अकबर से नहीं। इसी वजह से एक जो सर हिंद के युद्ध में एक अफगान की हत्या कर दी थी बैरम खां ने, और उस अफगान का बेटा ये जिद पकड़े बैठा था कि जब तक बैरम खां को नहीं मारूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और जब बैरम खां को मुगल सल्तनत से जब कहा जाने के लिए बोल दिया गया था, दरअसल आगे जिक्र करूंगा सारी चीजों की, अभी नहीं, आगे बढ़ते। 1556 में युद्ध जीता अकबर, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में सत्ता स्थापित करता है। 1560 में अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया और इसी को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया। सवाल उठता है कि आगरा ही क्यों? दिल्ली बड़ा नगर था, व्यापार का केंद्र था, और दिल्ली की अपेक्षा इस समय कई सारे जैसे कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर इसके बाद आगरा आए हैं। एक और अंग्रेज है जो अकबर के दरबार में आया, आगे जिक्र करेंगे। तो उन्होंने आगरा के बारे में लिखा है कि आगरा काफी छोटा नगर हुआ करता था, कोई ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन ये रूट गुजरने की वजह से आगरा की समृद्धि थी। तो आगरा को राजधानी बनाने का पर्पज इतना था कि राजपूतों पर नियंत्रण रखना था, उधर बंगाल को कंट्रोल करना था। आगरा में रह करके दिल्ली कंट्रोल में बनी रहेगी, लेकिन दिल्ली में रह करके बंगाल को कंट्रोल करना, राजपूतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अकबर ने आगरा को राजधानी बनाया 1560 में। और आप देखेंगे 1560 में जब अकबर शासक बना तो अकबर ने फिर निर्णय लेना और डिसीजन लेना शुरुआत कर दिए हैं, जहां हम अकबर के कार्यों की बात कर रहे हैं। अकबर ने पहला काम 1562 में किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। समझिए, बंद हो गया क्या? हाँ, चलिए। तो 1560 में दास प्रथा को एंड कर दिया। आप देखिए, वैदिक काल से जो परंपरा भारत में चली आ रही थी दास बनाने की, अकबर ने एक झटके में समाप्त कर दिया। सोचिए कि दास प्रथा को खत्म करने से भारत की कितनी आबादी को प्रसन्नता मिली थी। जहां दासों का ऐसा जीवन, नरकी जीवन होता था, दास प्रथा खत्म कर दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर इसको समाप्त कर दिया। ये जो तीर्थ यात्रा कर है, ये हिंदुओं पर लगता था। जैसे बनारस यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं, करौली यात्रा करने जा रहे हैं, तो जो हिंदू के धार्मिक स्थल हुआ करते थे वहां जो लोग जाते थे उन पर एक कर लगता था, उसको समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। अब इन तीनों करों को समाप्त करने के बाद हिंदुओं को लग रहा था कि ये तो अपना बंदा है भाई, सारे काम हिंदू के पक्ष में कर रहा है। तो अकबर की उदारता को देख करके बहुत से सारे राजपूतों ने अकबर के साथ तालमेल बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच में आप देखेंगे 1561 में अकबर ने पहली बार राजस्थान के राजा भारमल की पुत्री के साथ जोधा से अकबर का विवाह किया गया, और जोधा को अकबर ने सारी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रहने का, पूजा पाठ करने का वो सारे अधिकार दिए जो एक हिंदू महिला को होते थे।
अकबर ने जोधा पर ये आरोप नहीं लगाया कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए या इस्लाम की वेशभूषा में आ जाइए। सारी चीजें हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। दूसरी देखिए, अकबर ने दरअसल जब 1575 में इबादत खाना की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना जो था ये सभी धर्मों के साथ सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठ करके अकबर मीटिंग करता था और जिसके माध्यम से जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन से धर्म में कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी खराब चीज है। तो जब यहाँ सभी धर्मों के लोग बैठ रहे थे, मीटिंग चल रही थी, बातें हो रही थी, तब भी लोगों को लग रहा था कि अकबर एक ऐसा शासक है जो इस्लाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अकबर के ये कुछ चीजों को समाप्त करने की वजह से हिंदुओं के प्रति अकबर का झुकाव ज्यादा नजर आ रहा था और इधर अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अगर अकबर राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता तो राजपूत कभी कंट्रोल में नहीं आते, कभी नियंत्रण में नहीं आते। वो राजपूत जो हमेशा लड़ने मरने की बात करते थे, अकबर ने ऐसी चालाकी से, देखिए 1576 में अकबर का युद्ध होगा महाराणा प्रताप के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध। जब अकबर ने जोधा के साथ विवाह किया तो राजपूतों ने वचन दिया था कि हम आपकी सुरक्षा का वादा करते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी हो गई। तो अकबर ने कहा कि ऐसे क्या गारंटी है कि सुरक्षा देंगे ही हमको। तो देखिए, एक राजपूत के खिलाफ दूसरा राजपूत, जो जोधा के भाई रामदास और उनके भतीजे, इन दोनों को महाराणा प्रताप के सामने खड़ा कर दिया ले जाकर के। अकबर ने अपनी चालाकी से दो राजपूतों को आमने सामने कर दिया हल्दी घाटी के मैदान में, और वहां रामदास और उनके जो भतीजे थे उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हम मुगल बादशाह के प्रति वफादार हैं। युद्ध में मुगलों की जीत हासिल करवा दी गई। तो अकबर ने अपनी इस रणनीति के माध्यम से राजपूतों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, चाहे वो विवाह की नीति हो, संधि हो, समझौते हो, इन सब के माध्यम से। अकबर ने अपने बेटे का विवाह राजस्थान की राजपूत राजकुमारी से करवाया और भी सारे विवाह, कई सारे विवाह राजपूतों से हुए। तो विवाह करने के उद्देश्य केवल ये थे कि राजपूतों के साथ, एक तो भाई देखिए बहुत सारे विद्रोह हो रहे हैं, बंगाल अपने आप में स्वतंत्र हो रहा है, तो राजपूत उस समय अकबर की सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो अकबर ने राजपूतों का प्रयोग युद्ध क्षमता के लिए किया। और देखिए राजपूत हमेशा जो विद्रोह करते रहे एक दूसरे का, अकबर के चंगुल में फंसते चले गए। अकबर ने ऐसा नहीं किया कि अकबर ने उनको धोखा दिया हो, अकबर ने राजपूतों को बड़े बड़े पद दिए। भगवान दास थे, है ना, और जो उनके भतीजे थे उनको 5-5 हजार के मनसब दे दिए गए, अच्छे पद दिए। और इसी पद के लालच में बहुत से सारे राजपूतों ने अपनी बेटियों के विवाह मुगलों के साथ किए। तो अकबर ने इस राजपूतों के जो युद्ध कला का जो प्रभाव था वो अपने साम्राज्य प्रसार में लगा दिया, सफल भी रहा। आगे की बात करते, 1571 में जब अकबर ने गुजरात विजय की, तो 1575 में गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी के निर्माण की कहानी ये है कि अकबर ने जब जोधा से विवाह किया था और भी कई सारी राजकुमार रानियां थी, तो अकबर को दरअसल कोई संतान नहीं हो रही थी। तो अकबर जब अजमेर की तरफ दरगाह पर जा रहा था, एक सूफी संत है, तो उस दौरान एक
शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी पहाड़ पर रहा करते थे। तो अकबर ने एक बार उनसे आशीर्वाद लेने की बात सोची, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपके कोई बच्चा हो जाएगा। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अकबर ने सलीम रखा और आगे चल कर के उसको जहांगीर कहा गया। तो इस बच्चे की खुशी में, जो बच्चा पैदा हुआ, इसी उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी में कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जैसे बीरबल का महल बना हुआ है ना। जोधा के लिए 2 महल अलग थे, एक को विंटर पैलेस बोला जाता था, एक समर पैलेस बोला जाता था। हवा महल बनवाया था, अनूप तालाब बना हुआ है, बीरबल का महल बना हुआ है, एक घोड़ों का अस्तबल बना हुआ है। तो फतेहपुर सीकरी अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर बनवाया अकबर ने, इसी उद्देश्य से कि आगरा से राजधानी ट्रांसफर की फतेहपुर सीकरी। और फिर फतेहपुर सीकरी पहाड़ पर बसा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान से लगा हुआ है। कुछ समय बाद वहाँ पानी की समस्या होने लगी, तो फिर अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापन 1584 में लाहौर स्थानांतरित की थी। फिर कुछ समय तक अकबर वहां रहा लाहौर में, और फिर अंतिम रूप से आगरा आ जाता है। अकबर के अगर और कार्यों की बात करें तो अकबर ने दरअसल जैसे बहु विवाह, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। विवाह की आयु, लड़कियों की लड़कों की विवाह की आयु 16 और 18 वर्ष कर दी गई थी, 18 लड़कों की 16 लड़कियों की। अकबर ने सती प्रथा पर बैन लगाने की बात की थी। तो ये अकबर ने कुछ सामाजिक सुधार जो किए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इन्होंने भारतीय लोगों को पिघला के रख दिया और ऐसा महसूस किया कि ये विदेशी नहीं, अपना ही व्यक्ति है। इसलिए लोगों ने अकबर के प्रति झुकते चले गए, जो अकबर की महानता को दर्शा रहा है। आगे अकबर की अगर हम विजयों की बात करें तो अकबर ने बहुत सारी विजय की। जैसे अकबर की जो पहली विजय है मालवा, मालवा से फिर राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र अकबर ने जीते, जिसमें चित्तौड़ सबसे महत्वपूर्ण रहा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के साथ, लेकिन अकबर उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। कालिंजर, कालिंजर के किले के बारे में कहा जाता था कि उस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। शेरशाह सूरी इस किले को जीतने के लिए गया था, तो उसकी डेथ हो गई उसी दौरान, लेकिन अकबर के दौरान ये किला जीता गया। मेवाड़, गुजरात, गोलकुंडा, असीरगढ़, ये अकबर की अंतिम विजय रही। 1601 में अकबर का ये अंतिम विजय रहा। तो ये अकबर ने कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। अकबर जब अपने अंतिम समय में था, तो इसका पुत्र जो जहांगीर है, इसने अकबर को बहुत परेशान किया था। अकबर के साथ कई बार विद्रोह कर दिए थे। अनारकली की कहानी आप लोग सुनते, जो सलीम था, वो ये अनारकली दरअसल एक दासी की पुत्री थी और वो उसको पसंद करने लगा था। तो जहांगीर ने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा था कि मैं अनारकली से विवाह करूंगा, तो अकबर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसी वजह से सलीम ने विद्रोह करके इलाहाबाद चला जाता है। अकबर उसको समझाया गया, अकबर बहुत दुखी होने लगा अपने बेटे के विद्रोह की वजह से। कई बार शाही सेना, अकबर की सेना और उसके बीच युद्ध हुआ, पराजित हुआ। उसको समझाया गया, आगरा लाया गया, तो अकबर ने उसका विवाह जो भगवान दास थे उनकी पुत्री मानबाई के साथ करवाया था। लेकिन ये शराब पीता था, शराब की लत बहुत ज्यादा थी, और जो अनारकली थी उसको बहुत याद करता था। तो ये मानबाई से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, तो मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी समस्या अकबर के सामने आई।
1601 के बाद अगर बात करें तो जो 3-4 साल अकबर के रहे 1605 तक, अकबर को इसका बेटा जहांगीर बहुत परेशान करता रहा, इतना टेंशन दे दिया। एक ही बेटा था तो उत्तराधिकारी की चिंता अकबर को बहुत ज़्यादा थी, और ये भी बार बार परेशान कर रहा था, इसकी आदतें बहुत ज़्यादा खराब थी। तो अकबर तनावग्रस्त हो गया अंतिम रूप से, और 24 अक्टूबर 1605 को शाम को अकबर की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई। अतिसार बताया गया है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, उसमें अतिसार की बीमारी हुई थी। तनावग्रस्त चिंताग्रस्त अकबर 3-4 सालों से था। तो 24 अक्टूबर को अकबर ने अंतिम सांस ली इसी आगरे के लाल किले में, और फिर अकबर को सिकंदरा, ये जो सिकंदरा आगरा से पश्चिम की तरफ पड़ता है, आगरा मथुरा हाईवे पर, ये जो सिकंदरा का मकबरा जो था, अकबर ने अपने जीवन काल में डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ दफनाया जाए, तो अकबर को फिर यहीं दफनाया गया। हालांकि उसको वहाँ कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण पहले से कर दिया गया था, लेकिन जहांगीर ने 1606 से लेकर के 1611 तक उसको निर्माण कार्य पूरा कराया अकबर के मकबरे का। तो ये अकबर की कहानी पूरी होती। दूसरी बात यह कि अकबर महान था कि नहीं था, तो आप अभी हमारे साथ जो अकबर के कार्य जो हमने पढ़े, अकबर की चाहे वो धार्मिक नीति रही हो, हिंदुओं के साथ तालमेल मिलाने की, जजिया कर की समाप्ति की बात हो, या फिर सामाजिक कार्य हो अकबर के, अकबर ने स्वयं बहुत सारे विवाह किए, चाहे हिंदुओं से किए हो, चाहे वो इस्लाम महिलाओं से किए हो, ईसाइयों से किए हो, सबके साथ उसने समानता का व्यवहार रखा। लोगों को समय समय पर कर छूट देने की बात की, तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया। तो ये अकबर की महानता को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ मुगल सत्ता की स्थापना की समस्या थी, वहाँ अकबर ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जो अकबर के मरने के बाद लंबे समय तक चलता रहा। और जब हम कहते हैं कि अकबर का जब विजय अभियान हुआ तो इस दौरान बहुत सारी महिलाओं ने जौहर किया। इस जौहर की कहानी ये है कि इस जौहर में अकबर को दरअसल जौहर की चीज़ों की जानकारी बहुत कम हो पाती थी, क्योंकि युद्ध अभियानों पर सेना जाती थी, अकबर नहीं जाता था। अब सेना, कोशिश अकबर की हमेशा यही रही कि सेना को बताया जाता था, सिखाया जाता था कि दीन दुखियों को, गरीब लोगों को न सताया जाए। फिर भी कहीं ना कहीं जौहर तो हुआ ही, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता सबसे ज़्यादा राजपूतों में। लेकिन इस जौहर की प्रक्रिया में अकबर को कोई जानकारी नहीं थी, तो हम अकबर को शामिल नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो प्रभाव था ही कहीं ना कहीं। तो लेकिन हम अकबर के कार्यों को और उसकी जो प्रभाव चीज़ों को देखकर कह सकते हैं कि अकबर मध्यकाल का एक महान शासक रहा। दूसरी बात आती है कि मुगल विदेशी थे कि नहीं थे। तो आपने अकबर के कार्यों को देखा, अकबर ने कभी भी भारत में शासन करने के दौरान ये फील नहीं होने दिया कि मुगल विदेशी है। अगर हम दो मुगल बादशाहों को छोड़ दें, जैसे बाबर और जहांगीर, तो इन दोनों की कब्र भारत से बाहर है। और हम भारत से बाहर क्यों कहें, अगर हम उस समय की बात कर रहे हैं तो बाबर की जो कब्र है काबुल में, काबुल भारत का हिस्सा हुआ करता था, और जहांगीर की कब्र लाहौर में है, पाकिस्तान में। ये बंटवारा अभी हुआ है। और आप जी देख रहे हैं कि अकबर का लालन पालन अमरकोट में हुआ, और उसके बाद देखिए जहांगीर का जो जन्म हुआ वो एक राजपूत राजकुमारी से हुआ, राजपूतों से विवाह किए। तो ये मुगल शासक जितने भी आए वो भारत में पैदा हुए, भारत में ही जन्म हुआ, इनका भारत में ही दफन हो गए, और जारे इतने मुगल बादशाह सबकी कब्रें भारत में हैं। मुगलों ने जो विरासत बनवाई, आप कल्पना करिए कि शाहजहां ताजमहल का निर्माण आगरा में न करा करके काबुल में करा देता, कितना नुकसान हो जाता। लेकिन मुगलों ने भारत के पैसे को, अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुगलों ने भारत से टैक्स वसूला। अरे मुगलों ने क्या नया टैक्स वसूला था? जो भी शासक आया भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आ रहा हो, कोई भी शासक हो, हर किसी ने टैक्स वसूला है। और सत्ता ऐसी नहीं चलती, आज भी तो टैक्स दे रहे हैं आप। ये तो शासन प्रशासन में हर राज्य को, राजाओं को टैक्स देना ही पड़ा है जनता को। लेकिन राजा ने जनता के लिए काम किया है कि नहीं किया है, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने टैक्स लिया या शाहजहां ने टैक्स लिया, उसकी बिल्डिंग बनवाई। अब देखिए फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी को बनने में लंबा समय लगा, वहां लोगों को रोजगार मिला। आज भी भारत सरकार को रोजगार मिल रहा है। ताजमहल बनने में 20 साल लगे, 20,000 मजदूर लगे थे, तो उनको उस समय रोजगार मिला। तो मुगलों ने भारत से जो पैसा कमाया भारत में ही लगाया, भारत के लोगों के लिए काम किया। अकबर जैसा बादशाह दारा शिकोह हुआ, उसको लघु अकबर कहा कि उसने भी यही कोशिश की, लेकिन वो शासक नहीं बन पाए संयोग से। तो मुगलों को दरअसल विदेशी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मुगलों ने बाहर से जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने शासन प्रशासन का काम किया। तो आज हमने अकबर के बारे में जो चीजें थी आपके सामने रखी। धन्यवाद।